जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है, तो ये जो टॉपिक है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो पूछे ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है, इसको किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? जो नया फ्लैग लॉन्च हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसका रंग आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो गहरा नीला इसका रंग है। यदि आपसे नीला और गहरा नीला दो ऑप्शन मिलते हैं तो आप गहरा नीला पर क्लिक करके आएंगे। यदि गहरा नीला ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप नीला पर क्लिक करके आएंगे। ठीक है, आइए थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और सर्वोच्च न्यायालय के ये जो नया फ्लैग है, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, 3 चीज़ें इस फ्लैग में देखने के लिए मिलेंगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको अशोक चक्र देखने के लिए मिल जाएगा और उसके नीचे आपको भारत के संविधान की किताब देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें इस फ्लैग में हैं। ठीक है, और ये जो फ्लैग है इसका रंग आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देंगे गहरा नीला इसका रंग है। बाकी स्थापना वगैरह कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? 28 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के झंडे का नीला रंग क्या दर्शाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है इसका रंग कैसा है? नीला या फिर गहरा नीला। और ये क्या दर्शाता है? तो ये न्याय और स्थिरता को दर्शाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक लिखा हुआ है? तो जो नया ध्वज है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर यतो धर्मस्ततो जया लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक लिखा है? यतो धर्मस्ततो जया, ये श्लोक लिखा है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। यदि आपसे हिंदी में अर्थ पूछा जाए कि संस्कृत का जो श्लोक है यतो धर्मस्ततो जया, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो आप कह के आएंगे जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, इसका हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो झंडा है उस पर 3 चित्र अंकित हैं। बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ऊपर अशोक चक्र है और नीचे संविधान की किताब है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट की इमारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें अंकित हैं। यदि ऑप्शन में 3 चीज़ें होती, ठीक है, तो तीनों सही थे। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा चित्र है? तो देखिए जो नया फ्लैग है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है? सबसे नीचे तो संविधान की किताब दी गई है। ठीक है, फिर क्या बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का भवन या फिर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है और फिर अशोक चक्र बना हुआ है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अलग से ये फोटो लगा दी है समझाने के लिए। बात हो रही है इस सर्किल के अंदर की। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नया फ्लैग है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो कोर्ट का भवन बना है इसके ऊपर कौन सा चिन्ह है? तो इसके ऊपर क्या है? अशोक चक्र। यदि नीचे पूछा जाता, नीचे आप क्या कहते कि नीचे संविधान की किताब बनी हुई है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो नेक्स्ट वन की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अब आपसे पूछा जाएगा कि अशोक चक्र क्या दर्शाता है, तो ये न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो देखिए, मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ और इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अलावा अन्य क्या शामिल है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि अशोक चक्र है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और संविधान की किताब है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में निम्न में से क्या लिखा हुआ है? तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या लिखा है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पता है कि 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तब आपसे 2025 का पूछे या फिर 2030 का पूछे, ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है। 2025 का पूछा गया है तो 2025 को 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की का जो गठन है इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ओके, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। क्या? यतो धर्मस्ततो जया। नेक्स्ट है, जो संस्कृत वाक्यांश है यतो धर्मस्ततो जया, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है महाभारत से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो देखिए दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी सबसे पहले। थोड़ी सी डिटेल जानना यहाँ पर ज़रूरी है दोस्तों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 22 अक्टूबर 1974 को हुई थी। और लेकिन ये जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, इसका एक बहुत बड़ा दोष था। दोष क्या था? कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट नहीं किया गया था, परिभाषित नहीं किया गया था। और ये जो कोर्ट बनाई गई थी इसने कलकत्ता के मेयर न्यायालय का स्थान लिया था और इसके पहले न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था करी गई थी और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था करी गई थी। समझ गए आप लोग? ठीक है। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था तो क्या व्यवस्था थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में क्या व्यवस्था है? वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है। तो कुल संख्या पूछी गई है, कुल कितनी संख्या है? तो कुल है 34, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में टोटल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए क्रम से सारी चीज़ें आपको पता रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
जैसे अभी एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34। यदि संख्या में वृद्धि करना है तो ये शक्ति किसके पास में है दोस्तों? ये शक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी संसद में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं साइंस को, तो हमारी 3 बेस्ट क्वालिटी की ई बुक लॉन्च हो गई हैं और इन ई बुक में आपको कंप्लीट कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, बेस्ट कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इन ई बुक से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो स्टडी है वो स्ट्रांग होगी और आप एग्ज़ाम में बहुत शानदार स्कोर करके आएंगे, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनका नाम क्या है? धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो सेवानिवृत्ति की आयु की हम बात करें, ये 65 साल निर्धारित की गई है। कितनी? 65 साल निर्धारित की गई है। लेकिन यदि चाहें तो जो न्यायाधीश हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और इनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा जो है ये अंग्रेजी है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें कार्यवाही अंग्रेजी में होती है? किस अनुच्छेद के मुताबिक? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348(1) के मुताबिक। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो अपना सुप्रीम कोर्ट है इसको भारत के संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसने संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया था। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। और जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, ये 1 अक्टूबर 1937 में भारत में स्थापित किया गया और ये कब तक चलता है? तो 28 जनवरी 1950 तक, जब तक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये न्यायालय चलता है। ठीक है, इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया? तो 1 अक्टूबर 1937 को गठित किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठन हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन होता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, और इसी क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस से प्रेरित है। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। इनका पूरा नाम क्या है? हीरालाल जय किशनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1950 से 1951 तक इनका कार्यकाल रहा और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए इनने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। ठीक है, बताइए भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और जुलाई 1969 से अगस्त 1969 तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। कब से कब तक? अक्टूबर 1982 से, मतलब 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक
ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए? तो संख्या मैंने आपको बताया, मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या? तो ये है 34। और ये किस संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा का कहीं पर भी जिक्र देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए कई सारी शर्तें हैं, ठीक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक यदि आप न्यायाधीश रहें, हाई कोर्ट में यदि आप जज रहे हैं 5 साल तक, ठीक है, या फिर किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक आप अधिवक्ता रहे हैं यानी कि एडवोकेट रहे हैं, ठीक है, 10 वर्षों तक एडवोकेट रहे हैं, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि से आपको कानून का उच्च कोटि का ज्ञान है, ठीक है। इन 3 शर्तों में से यदि कोई एक शर्त आप पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तब आप जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो राष्ट्रपति की नज़रों में आप कानून के ज्ञाता ही बन जाइए, तब भी आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? यदि हम बात करें वेतन की, ठीक है, तो इनको 2,80,000 दिया जाता है। ये मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। लेकिन यदि आपसे यहीं पर पूछा जाता कि जो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कितना वेतन मिलता है, तो उनको 2,50,000, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो कहाँ से निकलता है, किससे आहरित होता है? तो ये आहरित किया जाता है भारत की संचित निधि से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यदि पद से हटाना है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और संसद के दोनों सदन जो हैं एक प्रस्ताव पारित करते हैं, इसको या तो महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है या फिर प्रार्थना प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को आप हटा रहे हैं तो लोकसभा के 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति, यानी कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है। ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, 18 महीनों तक ये पद पर रहे। तो सबसे कम समय वाले भी पूछे जाते हैं कि सबसे कम अवधि किसकी रही? कमल नारायण सिंह की, ठीक है। ये कितने दिनों तक मुख्य न्यायाधीश रहे? 17 दिनों तक सबसे कम अवधि के लिए रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन? तो मैंने अभी आपको बताया कमल नारायण सिंह। कितने दिनों तक ये रहे? तो केवल 17 दिन तक, ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, जो जनहित याचिका है ये कहाँ पर दायर की जा सकती है? जनहित याचिका ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं पर भी दायर की जा सकती है, ठीक है। और मान्यता प्राप्त किसी संस्था के द्वारा जनहित याचिका लगाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? एक आम व्यक्ति, एक सरकारी आदमी, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है वो नहीं, मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, चाहे वो एक निजी संस्था हो या फिर सरकारी संस्था हो, ठीक है, वो जनहित याचिका दायर कर सकती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश
किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? तो किसकी अनुमति लेनी होगी? जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गए आप लोग? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह देगा, नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा। ओके। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 129, और ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। ठीक है, बताइए भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? तो जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक या फिर पूरे संविधान का रक्षक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो हैं अपने, ठीक है, उनकी रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 5 होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, भाग 5 में, ठीक है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। बताइए भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भी संभाला? तो एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं ये एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि वह पहली महिला वकील कौन है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? वह पहली महिला वकील, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा, और इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग सुप्रीम कोर्ट से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने पढ़ लिया है। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास किया। तो आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाइएगा कि जो संस्कृत वाक्यांश है यतो धर्मस् ततो जया, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।